आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हैट्रिक रोकने की कवायद में जुटी विपक्षी पार्टियों के इंडिया गठबंधन की बैठक शनिवार को हुई। इस बैठक में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, नीतीश कुमार समेत 14 पार्टियों के नेताओं ने भाग लिया। सुबह 11:30 पर हुई इस वर्चुअल मीटिंग में सभी नेताओं की एक दूसरे से बात हुई, आगे की योजना तैयार हुई। इस बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। साथ ही नीतीश कुमार को संगठन का संयोजक बनाने पर भी सहमति नहीं बन सकी। हालांकि अभी बैठक के एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया है। इसी बीच जेसीसीजे के अध्यक्ष अमित जोगी ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। बताया जा रहा है कि जेसीसीजे का बीजेपी में विलय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के ज्यादातर नेता भाजपा के साथ जाने में सहमत है। मुलाकात की तस्वीर अमित जोगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की है। बता दें कि विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की पहले भी कई बैठकें हो चुकी है। पटना, बेंगलुरु और मुंबई के बाद गठबंधन की बैठक दिल्ली में भी हो चुकी है। पहली मीटिंग बिहार के पटना में 23 जून को हुई थी। वहीं दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को हुई थी। तीसरी बैठक मुंबई में 31 और 1 सितंबर को हुई थी। चौथी बैठक दिसंबर में दिल्ली में हुई थी। इन बैठकों में पार्टियों को एक साथ लाने से लेकर सीट बंटवारे तक की चर्चा हो चुकी है। हालांकि राज्यवार सीट बंटवारे का मामला अभी फंसा हुआ है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुद्दे को सुलझाने का काम किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में हुए 2023 विधानसभा चुनाव में अमित जोगी की पार्टी जेसीसीजे को नुकसान हुआ है। विधानसभा चुनाव में जेसीसीजे के खाते में एक भी सीट नहीं आई। 2018 विधानसभा चुनाव में जेसीसीजे को 5 सीटें मिली थी, लेकिन इस चुनाव में उन सीटों को भी जेसीसीजे नहीं बचा सकी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद जेसीसीजे के भविष्य पर मंथन जारी है। विधानसभा चुनाव में अमित जोगी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन आखिरकार उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वो पाटन सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अमित जोगी छत्तीसगढ़ के पहले सीएम अजीत जोगी के बेटे हैं। अजीत जोगी की गिनती छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेताओं में होती थी। वो अपने पिता की विरासत संभाल रहे हैं, लेकिन चुनावी राजनीति में वो कोई बड़ा सफलता पाने में नाकाम रहे। अब लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह से अमित जोगी की मुलाकात ने सियासी अटकलों को हवा दे दी है। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लल्ला के जन्म स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को इसमें आने के लिए निमंत्रण भेजा गया, लेकिन कांग्रेस ने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता चाह रहे थे कि इस निमंत्रण को कबूल किया जाए। ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा यू टर्न लेते हुए शुक्रवार को कहा, निमंत्रण ठुकराने का मकसद किसी की भावनाओं या किसी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं था। खड़गे ने आगे कहा, भाजपा ने कहा है कार्यक्रम में शामिल न होने के हमारे फैसले को लेकर हमें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यह अनुचित है। हमारे फैसले का मकसद किसी व्यक्ति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। इसी बीच कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिए गए निर्णय से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज नजर आ रहे हैं। जहां धार जिले के कांग्रेस प्रवक्ता दीपेंद्र सिंह ठाकुर ने इस फैसले से आहत होकर अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ठाकुर ने अपने सभी पद और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए शीर्ष नेतृत्व को पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है, निवेदन है कि मैं दीपेंद्र सिंह ठाकुर जिला कांग्रेस प्रवक्ता धार के पद पर था, परंतु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का निमंत्रण अस्वीकार्य कर दिया गया, जो निर्णय मन को आघात पहुंचाने वाला और पीड़ादायक था। महोदय, वर्ष 2012 से मैं अनवरत रूप से विभिन्न पदों पर रहकर शहर कांग्रेस प्रवक्ता से लेकर प्रदेश प्रवक्ता के पद पर भी आप लोगों के स्नेह, आशीष और वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद के कारण काबिज रहा था। महोदय, इस दौरान संघर्ष की इस लड़ाई में अनेक प्रकरण भी मेरे ऊपर पंजीबद्ध हुए,
जो कि माननीय न्यायालय में लंबित है। परंतु निज धर्म का सर्वमान्य मानते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के कथन के अनुसार राम विरोधी न उबरसी शरण विष्णु अज इस को मूल मंत्र को ग्रहण करते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के निमंत्रण को नहीं स्वीकार करने के कारण अपने आप को कांग्रेस के सभी पदों से मुक्त कर प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र दे रहा हूं, अतः इसे स्वीकार करने की कृपा करें। लोकसभा चुनाव नजदीक होने के कारण सबसे पुरानी पार्टी समारोह के समय पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठानों की एक प्रणाली और सेट है। अगर यह आयोजन धार्मिक है तो यह 4 पीठों के शंकराचार्यों के मार्गदर्शन में क्यों नहीं हो रहा है। सभी 4 शंकराचार्यों ने साफ तौर पर कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में नहीं हो सकता। इसलिए अगर यह आयोजन धार्मिक नहीं है तो यह राजनीतिक है। इसलिए मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि एक पार्टी के कुछ नेता मेरे और मेरे आराध्य देवता के बीच बिचौलिए के रूप में काम करें। हमारे कुछ राजनेता ठेकेदार की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तारीख तय करने से पहले भाजपा ने किस पंचांग का हवाला दिया, तारीख चुनावों को ध्यान में रखते हुए चुनी गई। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया गया है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को चौथा समन जारी किया और 18 जनवरी को केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होने को कहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल किया और पूछा कि वह जांच से क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2011-14 तक अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे। उस समय वे कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते थे। आज वे खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसे केजरीवाल पार्टी ने ठगा नहीं। अब सवाल यह उठता है कि वे जांच से क्यों भाग रहे हैं। दिल्ली बीजेपी प्रमुख ने शनिवार को एएनआई से कहा, हर बार वे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जांच को छोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही उन्हें ईडी का समन मिला, उन्होंने कहा कि वे अपनी गोवा यात्रा पर जाएंगे। आप जांच से भाग रहे हैं क्योंकि आप सवालों का जवाब देने से डरते हैं। आपको सभी नियमों का पालन करना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री का इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के सीएम को शराब घोटाले का किंगपिन बताते हुए सवाल किया कि अगर वे इतने ईमानदार है तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को हाई कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिली। शहजाद पूनावाला ने सब निर्मित वीडियो में कहा, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अरविंद केजरीवाल को चौथी बार समन जारी किया गया है। ऐसा क्यों है कि कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ मामले के समर्थन में खड़ी है और कह रही है कि आप भ्रष्ट है। ऐसा क्यों है कि सुप्रीम कोर्ट में कई महीनों तक मनीष सिसोदिया को राहत और जमानत नहीं मिली और कहा है कि 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल का पता चला है। ऐसा क्यों है कि संजय सिंह को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। इसका मतलब है कि आपके पास छिपाने के लिए कुछ है, क्योंकि आप शराब घोटाले के सरगना है। बीजेपी नेता ने सेल्फ मेड वीडियो में कहा, यह शर्मनाक है कि सीएम अरविंद केजरीवाल एक जांच से भाग रहे हैं। अगर ईडी ने समन भेजा है तो किसी को भी जांच में शामिल होना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको शामिल होना चाहिए। कानून सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। हरीश खुराना ने कहा, ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया है, लेकिन मैंने फिर सुना है कि वह ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। सुनने में आ रहा है कि वे गोवा दौरे पर रहेंगे। वे हमेशा की तरह जांच से भाग रहे हैं। उनके लिए विपसियाना महत्वपूर्ण है, एमपी चुनाव महत्वपूर्ण है और गोवा और गुजरात महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके लिए कानून और व्यवस्था का सम्मान करना महत्वपूर्ण नहीं। वे दिखा रहे हैं कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। वहीं ईडी के समन को लेकर आप दावा करती रही है कि पूछताछ के बहाने एजेंसी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने की फिराक में है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और पार्टी से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जाहिर कर चुके हैं। आप नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव प्रचार से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। फिर क्या कारण है कि रामनवमी की हम प्रतीक्षा न करके
किसी और दिन उनकी प्रतिष्ठा करने का आयोजन कर रहे हैं। स्वास्थ्य विधि से उनकी प्रतिष्ठा नहीं होगी तो सिद्ध हो। देश में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। अब इसी बीच शंकराचार्य द्वय राजनीति में कूदे हैं। अब तक सब लोग ससम्मान चुप थे, उनके आक्रमण प्रतिदिन बढ़ते गए। अब इन सब के पुराने वीडियो बाहर आ रहे हैं। इनके दूसरी जातियों को लेकर विचार, मोदी के विरोध में चुनावी कैंपेन, घमंड में डूबी हुई खोखली धमकियां सब सार्वजनिक घूम रही है। उन्हें अब सामान्य जनता की सामान्य ट्रोलिंग के लिए और प्रश्नों के लिए तैयार रहना चाहिए। जनता ने इग्नोर किया, लेकिन 2 दिन से देख रहा हूं उनके लिए राम भगवान और उनके मंदिर के समक्ष यह मठाधीश कोई महत्व नहीं रखते। मंदिर पर आक्षेप सीधे राम पर आक्षेप है। लोग पूछेंगे ही कि आपका क्या योगदान है मंदिर निर्माण में, या आपने कितने हिंदुओं को मतांतरण से रोका, तब कहने को कुछ नहीं रहेगा। इधर तमिलनाडु का कांचीपुरम स्थित कांची रामकोटी मठ के शंकराचार्य ने ऐलान किया है कि वे प्राण प्रतिष्ठा के लिए काशी की यज्ञशाला में 40 दिन की विशेष पूजा का आयोजन करेंगे। दरअसल विपक्ष की ओर से इस बात का दावा किया गया कि चारों पीठ के शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। इसी बीच कांची रामकोटी मठ के शंकराचार्य ने बड़ा ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस यज्ञ की शुरुआत की जाएगी, जो अगले 40 दिनों तक चलेगी। शंकराचार्य विजयेंद्र सारस्वत ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन काशी स्थित हमारे यज्ञशाला में 40 दिनों तक विशेष पूजा की जाएगी। उन्होंने कहा, भगवान राम के आशीर्वाद से अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हमारे काशी स्थित यज्ञशाला में भी इस मौके पर 40 दिन की विशेष पूजा की जाएगी, जो कि राम मंदिर कार्यक्रम के साथ शुरू होगी। पूजा वैदिक विद्वानों के मार्गदर्शन में होगी। इनमें लक्ष्मीकांत दीक्षित भी शामिल है। 100 से ज्यादा पुजारी इस दौरान पूजा और हवन करेंगे। इस दौरान शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी देश भर के तीर्थ स्थलों और परिसरों के विकास पर भी काफी जोर दे रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में केदारनाथ और काशी विश्वनाथ मंदिरों में विकास और विस्तार हुआ है। अब तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बीच 4 आदि पीठ और 4 शंकराचार्यों के बारे में बात की जा रही थी, लेकिन अब एक नए शंकराचार्य का नाम सामने आया है। इनको लेकर कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के प्रसार के लिए देश की 4 दिशाओं में 4 पीठ की स्थापना की थी, जिसके प्रमुखों को शंकराचार्य कहा जाता है। यह 4 प्रमुख मठ द्वारका, ज्योतिष, गोवर्धन और श्रृंगेरी पीठ है। लेकिन तमिलनाडु के कांची रामकोटी पीठ भी महापीठ का दावा करता है और यहाँ के शंकराचार्य खुद को अन्य 4 शंकराचार्यों की तरह मानते हैं। हालांकि प्रमुख चारों पीठ के शंकराचार्य उन्हें शंकराचार्य नहीं मानते। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाए गए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दे दी है, लेकिन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसे मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाए गए पैनल में चीफ जस्टिस को नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जो फैसला दिया था, जिसमें कहा था कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनाए गए पैनल में पीएम, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस रखे जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सरकार नया कानून सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही ला सकती है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने निर्णय दिया था कि जब तक संसद अनुच्छेद 324 उपधारा 2 के अनुसार कानून नहीं बना देती, तब तक सीईसी व ईसीएस की नियुक्ति के लिए एक पैनल होगा। इस पैनल में पीएम, सीजेआई और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष रहेंगे। अब संसद कानून ला रही है तो विलाप क्यों? दिल्ली सर्विस कानून भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेसी नेता जया ठाकुर की ओर से अर्जी दाखिल कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 की धारा 7 और 8 को चुनौती दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है, लेकिन इस एक्ट पर तुरंत स्टे से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने यह मामला शुक्रवार को सुनवाई के लिए आया। इससे कानून की संवैधानिक वैधता पर याचिका में सवाल उठाया गया है। कानून को पिछले महीने राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। कानून के तहत चुनाव आयुक्तों और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए जो कमेटी होगी उसमें चीफ जस्टिस को नहीं रखा गया है, जिस कारण यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर नए कानून को चुनौती दी है। कहा है कि सिलेक्शन पैनल में चीफ जस्टिस को नहीं रखा गया है और इस तरह से यह कानून अनुच्छेद 14, 21 और 50 व 324 का उल्लंघन करता है। साथ ही कहा कि फ्री और फेयर चुनाव के सिद्धांत का भी यह कानून उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल केस में जो फैसला दिया था उसमें चीफ जस्टिस को पैनल में रखने को कहा था। याचिका में कहा गया कि कानून बनाए जाने तक सुप्रीम कोर्ट ने पैनल में चीफ जस्टिस को रखने का जो आदेश दिया था वह स्वतंत्र और पक्षपात रहित सिस्टम के लिए था, लेकिन कानून में जो पैनल बनाया गया है उसमें चीफ जस्टिस को नहीं रखा गया, बल्कि कानून की धारा 7 के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी में पीएम, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और नेता प्रतिपक्ष को रखा गया है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।